आज हम करेंगे बहुपद की 3.4 प्रश्नावली है द्विघात समीकरण की। उसमें गुणनखंड विधि से हमने ज्ञात कर लिए मूल द्विघात समीकरणों के। और आज पूर्ण वर्ग विधि, 3 विधियां हैं कुल, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सिद्धराचार्य विधि का जो है सूत्र काम में लेते हैं, जिसको अपन द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो पहला सवाल है पूर्ण वर्ग विधि का, द्विघात समीकरण हल कीजिए। तो ये लेते हैं, पहला सरल ही है सवाल, दूसरा मैं बता दूं। तो दूसरे सवाल में है 5x², दूसरे पॉइंट में है 5x² -6x - 2। तो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहला बिंदु होता है हल करने का कि यदि x² का कोई गुणांक हो तो उसे हटा दीजिए। तो पहला बिंदु यहाँ से, मतलब ये विधि स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो पहला स्टेप इसका आता है कि यदि x² का कोई गुणांक हो तो उसे हटाइए। तो यहाँ लिखो x² का गुणांक हटाने पर, ये पहला स्टेप हो गया हटाने पर। तो पहला x² का जब हम गुणांक हटाएंगे तो गुणांक है कितना कि 5 है। तो फिर 5 का सभी पदों में भाग दे दीजिए। जितना गुणांक होता है उस संख्या का सभी पदों में भाग दिया जाता है, यही होता है x² का गुणांक हटाना। तो 5 का भाग यहाँ देंगे ना, तो 5 से कट जाएंगे, x² फ्री हो जाएगा। तो लिखो x² -6/5 x - 2/5 बराबर 0। 0 में 5 का देते हैं तो 0 आएगा, इसलिए यहाँ 5 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 का भाग दे दिया। अब बिंदु है अगला कि वाम पक्ष में केवल x के पद रखने पर, ये है दूसरा बिंदु इस विधि का। दूसरा बिंदु कह रहा है कि वाम पक्ष कौन सा, ये जो इस साइड, ये लेफ्ट साइड है ना, इसको वाम पक्ष बोलते हैं। वाम पक्ष में केवल x के पद रखने हैं। तो x के 2 पद हैं, इनको तो इस साइड में रखना है, बाकी ये जो तीसरा पद है उसको राइट हैंड साइड में भेजना है। तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, बाद में वहाँ प्लस का हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, x² -6/5 x बराबर उधर गया तो 2/5 प्लस का हो गया। अब तीसरा बिंदु आता है कि x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यह है तीसरा बिंदु पूर्ण वर्ग विधि को हल करने का। ये तीसरे बिंदु पर आए हैं आप, x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो x का गुणांक है कौन सा, ये x है, ये इसका गुणांक है। इस गुणांक को आधा करना और फिर उसका वर्ग करना। तो आधा कैसे करेंगे, 6/5 का आधा। तो देखो ये भिन्न रूप में संख्या है 6/5। तो 6/5 का आधा क्या होगा कि 6/10, ये इसका आधा है। यानी किसी भिन्न की हर को दुगुना कर देवे तो वो भिन्न आधी हो जाती है। तो ये आधी हो गई, कौन, 6/5 आधी हो गई 6/10। अब 6/10 का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो 36/100 आएंगे। और एक और है यहाँ कि आपने जो ये आधा किया 6/10,
इसको आप 2 से काट सकते हैं, यानी इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो काट दो, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी संख्या, छोटी यानी 3/5 हो गई। 6/5 का आधा क्या है? 6/10 है। 6/10 को 2 से विभाजित करने के बाद में 3/5, यानी कट भाई अगर भिन्न संख्याएं कटती है तो उनको काट दो, छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन फायदा रहेगा। तो अब ये आधा है 3/5 और 3/5 का आप वर्ग करेंगे तो वर्ग होगा 9/25। ये दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो 9/25 को जोड़ो दोनों पक्षों में, इधर भी और इधर भी, तो ये लिखो x² - 6/5 x प्लस 9/25 इधर जोड़ दिया, और 2/5 की तरफ भी 9/25 जोड़ दो, तो ये दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब ये जो व्यंजक है इस साइड का, ये पूर्ण वर्ग व्यंजक बन गया। अब तो इस पूर्ण वर्ग व्यंजक को जब हम पूर्ण वर्ग रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है कि पहले पद का वर्गमूल x होगा, x² का वर्गमूल लेवें तो x आएगा, बीच वाले पद का जो चिन्ह है वो यहाँ काम में लेना है, और इस पद का अंतिम पद का वर्गमूल 3/5 और होल स्क्वायर। इस व्यंजक को हमने पूर्ण वर्ग रूप में लिख दिया, ये पूर्ण वर्ग रूप है, तभी तो इस विधि का नाम पूर्ण वर्ग विधि है। इस घटना की वजह से इस विधि का नाम ही पूर्ण वर्ग विधि है। और इधर 2 भिन्न हैं, इनका लेसअप लेकर और जोड़ देते हैं, तो 5 का भाग यहाँ 5, 25 में 5 बार जाएगा, और 5 को जब 2 से गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएंगे, प्लस 25 का भाग 25 में 1 बार, और 1 को और 9 को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 9 आएंगे, यानी 25 का भाग 25 में गया तो 1 बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ गए। अब 10 और 9 जुड़कर 19 हो जाएंगे, तो वो नीचे लिखो 19, ये 19/25, और इधर आपके ये है ही पूर्ण वर्ग व्यंजक 3/5 का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे हम कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे आप, तो इसका वर्गमूल जब लेंगे तो इसको ही हट जाएगा और ये वर्गमूल आएगा। तो वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो इसका वर्गमूल आ गया x - 3/5, ये आया। 19 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। एक थोड़ा ध्यान रखो कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो पहले चिन्ह लगाओ प्लस माइनस, क्योंकि जो वर्गमूल आता है ना वो दोनों चिन्हों की संख्या होती है, प्लस की भी और माइनस की भी, अतः लगाओ पहले प्लस और माइनस। अब 19 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो वर्गमूल के अंदर रह जाएगी ये संख्या, 19 वर्गमूल में रह गई, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5। अब इसको सरल करते हैं आगे। सरल क्या है अब कि इस संख्या को पक्षांतर करें, 3/5 को जब हम इस साइड में लाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, तो लिख देंगे x बराबर प्लस माइनस √19/5, और वो संख्या आई है प्लस की होकर 3/5। दोनों का हर समान है, अतः √19 और +3 सीधा ही लिख दो बोले, तो x बराबर प्लस माइनस, अभी लिखो नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, और यहाँ कर देते हैं तो फिर आगे नहीं करना पड़ेगा, और आगे करते हैं तो देख लो एक बार प्लस और माइनस ले लेते हैं यहाँ पर, और सीधा सीधा करते हो तो फिर वो देख लो, तो ऐसे करो आगे ही ले लो इसको,
तो यहाँ लिख लो प्लस, सॉरी देखो यहाँ पहले इसको समझ लो, प्लस और माइनस दो चिन्ह है ना, दोनों एक साथ तो काम करेंगे नहीं, तो एक बार में एक चिन्ह काम करता है। तो हम जब प्लस का प्रयोग करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे तो √19/5 प्लस 3/5 आ जाएगी। माइनस का करेंगे तो प्लस को छोड़ देंगे और माइनस की वो जो चिन्ह है वो काम में ले लेंगे। तो ये दो बार मान निकलेगा, एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर। तो यहाँ लिखो प्लस लेने पर, प्लस लेंगे तो इस प्लस को, माइनस को छोड़ दो और ये लिख लो √19/5 प्लस 3/5 और इधर लिख लो माइनस लेने पर। जब आप माइनस लेंगे तो प्लस को छोड़ दो आप, तो x बराबर माइनस √19/5 प्लस 3/5 हो गया। अब क्या करें कि इनमें संक्रियाएं तो नहीं चलेगी, √ की संख्या आ गई 19, इसलिए जोड़ तो होगी नहीं, केवल इतना ही लिख सकते हैं कि x बराबर √19 प्लस 3, हर समान है इसलिए इनको जोड़ लिख दो यहाँ और नीचे लिख दो 5, जैसे आ गया। और यहाँ पर x बराबर क्या होगा कि √19 है ना, वो माइनस का है, तो √19 प्लस के 3/5। तो ये आ गए दोनों मूल इस समीकरण के। तो ये पूर्ण वर्ग विधि है, इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ये विधि पूरी होती है। तो ये दोनों हल आ गए इस समीकरण के। अब लें आप अगला सवाल। तो अगला सवाल लेंगे, देखो ये तीसरा करवा दूँ आपको। तीसरे सवाल में क्या है कि ये जो है ना 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये ले लो। चार x² तीसरा 4x² प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। वही विधि है, अभी जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे वैसे ही करना है। तो इसमें क्या कहेंगे पहले कि x² का गुणा घटाने पर, तो इसका गुणा घटाएंगे तो भाग किसका देंगे, 4 का, 4 का भाग देंगे तभी तो ये 4 हटेगा, और इसके नीचे 3/4 5/4 बराबर 0 वैसे। तो x² का गुणा घटाने पर पहला बिंदु, तो x² का गुणांक हटाने पर, तो 4 का भाग देना है सभी पदों में, तो लिखो x², क्योंकि इसमें 4 का भाग 4 का देंगे ना तो एक बार जाएगा, तो एक को गुणा में लिखते नहीं है, प्लस 3/4 प्लस 5/4 बराबर 0। तो ये गुणा घटा दिया आपने। अब वाम पक्ष में केवल x के पद रख रहे हैं, तो वाम पक्ष में केवल x के पद रखने पर रख दिया। अब वाम पक्ष में लिखो केवल x के पद, यानी ये दो x के पद है, ये अचर पद है, अचर पद को उधर भेजना है। तो लिखो x² प्लस 3/4x बराबर, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। और अब x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर
पर। तो दोनों पक्षों में पहले आधा करो, 3/4 का आधा क्या होगा? तो भिन्न में क्या करते हैं, मतलब हर को दुगुना कर दीजिए, वो भिन्न आधी हो गई। 3/4 है ना अपने पास में, तो 3/4 का आधा कैसे होगा कि 3/8, ये इसका आधा, यानी हर को दुगुना करते ही वो भिन्न आधी हो जाती है। तो इसका वर्ग, आधे का वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 8 का 64, 3 का तो 9, 8 का 8 वाटा 64, तो ये वर्ग हो गया। आधे का ये तो है आधा, और इस आधे का ये है वर्ग। ये दोनों पक्षों में जोड़ना है, यानी 9/64 दोनों पक्षों में जोड़ने हैं। तो x² प्लस 3/4x प्लस 9/64 बराबर -5/4 प्लस 9/64। ये दोनों पक्षों में जोड़ दिए 9/64। ये है x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो अब दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद में ये जो है पूर्ण वर्ग व्यंजक बन गया। इसको पूर्ण वर्ग रूप में लिखें तो ऐसे लिखते हैं कि पहले पद का वर्गमूल, यानी x का वर्गमूल, x² का वर्गमूल x आएगा। जो बीच में पद है उसका केवल चिन्ह काम में लेना है, और अंतिम पद का वर्गमूल, तो 3/8 और होल स्क्वायर बराबर, इधर करो आप ले सब लेके ये बट्टे की जोड़। तो 4 का भाग 64 में दिया 16 बार, 16 को 5 से गुणा किया तो माइनस के 80 प्लस, और 64 का भाग 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया तो आ गया 9। अब ये बाकी करेंगे तब 80 में से 9 घटेंगे और माइनस के 71 बचेंगे। तो लिखो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 71/64। अब अपने स्टेप आती है वो कि वर्गमूल लेने पर। तो अब देखो वर्गमूल लेने वाला बिंदु आ गया, यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि ये संख्या प्लस की होती है, तब वो आगे वर्गमूल और वो आगे कार्य करते हैं अपन। यह संख्या आ गई है माइनस की, जो ही हम इसका वर्गमूल लेंगे तो वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जैसे -71/64 है, इस पर अपन ये माइनस लिखेंगे ना, तो ये संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है, यानी इसका आगे अब कोई हल नहीं है, ये बात है। तो अब इसको आगे हम नहीं करेंगे, सवाल को आगे होगा ही नहीं, क्योंकि इसके उत्तर हैं वो काल्पनिक हैं। क्योंकि जो ही हम वर्गमूल का बोलेंगे तो 71/64 जो माइनस की है उस पर वर्गमूल लगाएंगे तो ये तो काल्पनिक संख्या हो गई। काल्पनिक संख्या का आगे कोई हल नहीं निकाला जा सकता, अतः यही सवाल ये बंद करना पड़ेगा, इसके उत्तर नहीं आएंगे। अपन लिख देंगे कि इस समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं। तो ये अब छोड़ना पड़ेगा आपको यहीं पर। तो लिखो, कारण बता देते हैं क्यों छोड़ रहे हैं आप। तो लिखो RHS यानी राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में संख्या नेगेटिव आ गई है। जब वर्गमूल निकालेंगे, जो वर्गमूल लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। संख्या काल्पनिक होगी, बन जाएगी, कुछ भी लिख दो तो ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। जो ही अपन वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेवें क्यों, फिर रोक दो काम को यहीं पर। जिससे मूल वास्तविक नहीं होंगे तो लिख दो, जिससे
क्या है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है, तो इसको अब आगे नहीं कर पाएंगे अपन और न इसके उत्तर आएंगे, क्योंकि ये घटना हो गई यहाँ पर। ध्यान रखना, यदि कोई संख्या वर्गमूल के नीचे आ जाती है तो फिर उसको आगे हल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो तीसरा इतना ही होगा, इसके मूल काल्पनिक मूल है इस द्विघात समीकरण के। अब लेते हैं अगला सवाल। अगला क्या है, देखो अगला कर लेते हैं, ये कर लेंगे, 7वां कर लेंगे, ये बाकी का आप कर लेंगे, ये सरल है। तो मैं आपको करवा दूं 7वां। तो 7वें सवाल में देखो कि 7वां लेना है आपको 4x² प्लस bx माइनस a² माइनस b², ये लेना है। तो इसको कर लो आप, यहीं पर कर लो, चलो तो उतारो। अगला सवाल लो। अगले सवाल में है कि 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। अब x² का गुणा घटाओ, पहला ही काम। तो x² का गुणा घटाने पर, तो गुणा घटाएंगे तो 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग देने पर x² का गुणा घटेगा, तो लिखो x² प्लस, यहाँ भी 4 है, जब 4 का भाग देंगे तो ये 4 हट जाएगा और bx आ जाएगा, तो लिखो bx माइनस इसके नीचे, यानी पूरी के नीचे 4 लगाना है। पूरी ये जो तीसरा पद है ना, वो ये तीसरा है पूरा ही, तो तीसरे पद के नीचे 4, तो लिखो a² माइनस b² बटा 4 बराबर 0। अब वाम पक्ष में केवल x के पद रखने पर, x के कौन है, एक तो ये है, एक ये है, ये अचर पद है, तीसरा पद है, इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तब ये प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखो वाम पक्ष में केवल x के पद रखने पर, तो x² प्लस bx बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a² माइनस b² बटा 4, ये आ गया। अब x के गुणा का आधार आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो पहले तो आधा करो, तो x का गुणांक है कौन, b का आधा, यानी b का आधा क्या होगा, b बटा 2। अब इसका वर्ग, तो वर्ग होगा b² बटा 4, यानी b का स्क्वायर b², 2 का स्क्वायर करें तो 4, तो ये है b² बटा 4, ये दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो जोड़ो b², यहाँ भी जोड़ना है, वहाँ भी जोड़ना है, तो लिखो x² प्लस bx बराबर a² माइनस b² बटा 4 प्लस, क्या जोड़ रहे हैं आप, सॉरी यहाँ जोड़े नहीं, इधर आ गए, तो यहाँ जोड़ो कितना के प्लस b² बटा 4, सॉरी। अब यहाँ भी लिखो b² बटा 4, तो ये पूर्ण वर्ग व्यंजक हो गया, x² प्लस bx प्लस
b² बटा 4, और यहाँ भी b² प्लस 4 जोड़ा हुआ है। तो इसको पहले पूर्ण वर्ग रूप में लिखो, तो लिख लो पहले पद का वर्गमूल x होगा x² का, और बीच वाले पद का चिन्ह प्लस, और b² बटा 4 का वर्गमूल b बटा 2, और अब कर दो होल स्क्वायर बराबर। इस साइड में क्या करें, इस साइड में लेसब ले लो, तो आप लेसब लोगे तो लेसब आएंगे 4, और हर दोनों की समान है, अतः ऊपर वाले जो राशियाँ हैं वो सेम ही लिख दो। तो a² माइनस b² प्लस b², तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे वापस, ये प्लस का ये माइनस का है, पीछे बच गया a² बटा 4। अब दोनों पक्षों के वर्गमूल ले लो, क्योंकि अब की बार तो आपके यहाँ माइनस की आई नहीं है, वो तो माइनस आ जावे यहाँ इस स्टेप में, तब वो वर्गमूल नहीं लेते हैं माइनस के टाइम, और यहाँ तो अभी तो प्लस है। तो लिखो x प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो लिखो वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर, जो ये स्क्वायर है ना वो हट जाएगा, ये संख्या बहाल रह जाएगी। तो लिखो x प्लस b बटा 2 बराबर, इसका वर्गमूल लेवें तो पहले तो लिखो प्लस माइनस, और a² का वर्गमूल a, 4 का वर्गमूल 2। अब b बटा 2 को इधर भेज दो तो माइनस की हो जाएगी, पक्षांतर x बराबर प्लस माइनस a बटा 2 माइनस b बटा 2, यानी b बटा 2 इधर आइए माइनस हो गई। अब एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, तो जब आप प्लस लेंगे तब x बराबर क्या होगा, माइनस छोड़ दो प्लस को ले लो, तो प्लस का a बटा 2 माइनस b बटा 2, और ले सब लेवें तो हर समान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई गणना ही नहीं करनी है, सीधा ही ऊपर की राशियाँ लिखनी है। a माइनस b, माइनस लेने पर, तो लिखो माइनस लेने पर x बराबर माइनस a बटा 2 माइनस b बटा 2 बराबर वही 2 ले सब ले लो, माइनस a माइनस b। अब माइनस कॉमन ले लो, तो लिखो माइनस कॉमन a प्लस b और बटा 2, तो ये दोनों मूल आ गए, एक तो ये आ गया और दूसरा मूल ये आ गया, ये दोनों मूल आपके निकल गए। तो ये पूर्ण वर्ग विधियों से सवाल अभी आप कर रहे थे। अब ले वो आप आगे दूसरा सवाल, ये पहला पूरा हो गया, कुछ है अंदर वो आप कर लेंगे, सिंपल सवाल है। तो अब ले लो आप दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल को लेवें तो दूसरे में क्या है कि श्रीधर आचार्य विधि का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। तो अब ठीक है, आपके सरल होगा, वो लंबी पड़ती है, स्टेप बाई स्टेप चलना पड़ता है। तो अब इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि से सूत्र का प्रयोग करके और इनके उत्तर निकालो। तो अस्तित्व का अपन मान, वो अस्तित्व का पता कैसे करेंगे, तो ये है कि द्विघात समीकरण में जो द्विघाती सूत्र है ना, इस सूत्र में जो ये b² माइनस 4ac होता है, इससे मूलों की प्रकृति चेक हो जाती है। b² माइनस 4ac के मूल कैसे हैं, मूल 3 प्रकृति के होते हैं, वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक में भी भिन्न भिन्न और समान 2 तरह के होते हैं। कुल 3 प्रकार से प्रकृति होती है इन मूलों की। तो ये ऐसे जो विविक्तिकर है b² माइनस 4ac का, उस विविक्तिकर से वास्तविक मूल्यों का, काल्पनिक मूल्यों का पता चल जाता है। जब इसका मान 0 से बड़ा होता है तब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। जब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर ही निकल जाता है तो मूल वास्तविक तथा समान।
यदि इसका मान 0 से छोटा तब मूल काल्पनिक होते हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे। इससे मूलों की प्रकृति का पता चलेगा। यदि मूल काल्पनिक आते हैं जिस समीकरण में, तो फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी पीछे ये घटना हुई थी ना पूर्ण वर्ग में, तो वो इसने चेक नहीं किया था, इसलिए अपना सवाल को आधा तक पहुंचाकर फिर छोड़ना पड़ा ये। तो अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सवाल देखो, इसमें से जो जो अपने को करना है वो है, देखो यदि उनका अस्तित्व हो तो, अस्तित्व का मतलब यदि आपके मूल काल्पनिक आते हैं कोई समीकरण में, तो फिर निकलेंगे नहीं, तो करना ही नहीं है। यदि अस्तित्व है तो निकालना है, सूत्र प्रयोग करना है श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। जो द्विघाती सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे तो निकालो। तो पहले ही कर लेते हैं। इस पहले में हम ये चेक करेंगे कि जो ये इसके मूल होते हैं वो काल्पनिक हैं कि वास्तविक हैं, ये पहले पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए आप उस विविक्तिकर का प्रयोग करेंगे। 2x² - 2√2x + 1 = 0। ये तो है अपना समीकरण, और इसमें a कितना है, 2 है ये, और b कितना है, -2√2 ये b है, और c कितना है, c है 1। देखो भाई ये a होता है, x के पास में जो गुणांक है वो b होता है, और स्वतंत्र पद है वो c होता है। इनको लिख लिया नीचे लाकर। अब करें विविक्तिकर का प्रयोग। तो विविक्तिकर b² - 4ac, इसमें मान देते हैं, abc का मान यहाँ से इसमें रखते हैं, तो फिर फल क्या आता है वो देखेंगे आगे। फिर मूलों का पता चल जाएगा, मूल वास्तव में है या काल्पनिक है। तो b का मान ये रहा, तो लिखो -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2, तो 2 इंटू c का मान 1, तो ये 1। तो लिखो क्या फल आ रहा है कि इसका वर्ग करें तो 2 को 2 से गुणा करें तो 4 आ जाएगा, √2 को √2 से गुणा करें तो 2 ही आएंगे। तो इसका 4 और 2 गुणा होकर 8, और प्लस का, तो लिखो प्लस के 8 माइनस 4 दूनी 8, 8 ये 8 जब 1 से गुणा होगा तो भी 8, तो माइनस का 8 बराबर क्या आया, 0। 0 0 के बराबर ही होता है, 0 से छोटा तो होता नहीं के। तो हम क्या करेंगे, ये कह देंगे कि चूंकि विविक्तिकर, यानी इसको, ये जो विविक्तिकर होता है ना, इसको शॉर्ट में d से निरूपित करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आया है, अतः मूल कैसे होंगे, जब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तो फिर निकाल लो, मूल वास्तव में है तो लिख लो, अतः मूल वास्तविक तथा समान हैं, यानी दोनों ही मूल बराबर हैं। ये पता चल गया पहले। तो अब निकालें तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रीधर आचार्य द्वारा बनाया हुआ सूत्र है द्विघाती सूत्र, उसका प्रयोग करेंगे। ये सूत्र है -b ± √b² - 4ac/2l। अब b का मान ऊपर देखो, b, ये b का मान -2√2, तो लिखो ये माइनस तो है सूत्र का, और उस संख्या के पास में माइनस है, तो ये लिख दिया
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी यही बी, तो -2 अब इसमें मान रखे क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac को तो बी हल कर ही लिया ऊपर यहाँ, तो ये सीधा ही मान यहाँ अंडर रूट में रख दो। देखो ध्यान से देखना कि ये क्या है, बी स्क्वायर -4ac, तो फिर वो क्या है कि ये भी बी स्क्वायर -4ac है, तो इसका मान अभी अभी तो निकाला ऊपर, ये मान आप सीधा ही यहाँ अंडर रूट में रख दो, निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसको यहाँ 0 को लिख दो। अब नीचे क्या है, 2 इंटू ए का मान है 2, तो ये 2, अब इसको सरल करो तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखो 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही, तो लिखो 0 बटा 2 इंटू 2 4, तो अब प्लस लेने पर और माइनस लेने पर वही प्रक्रिया जो पूर्ण वर्ग में करते हैं वैसे ही, तो यहाँ लिख दो प्लस लेने पर, प्लस लोगे तो x बराबर 2 अंडर रूट 2 बटा 4 और प्लस 0 जोड़ने पर क्या कोई संख्या वर्धित होगी नहीं, अतः अब इनको काट दो नीचे लाकर कि 2 अंडर रूट 2 बटा 4, ये 2 से कट गई भाई, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, यहाँ एक बार नीचे 2 बार। अब इसको जो नीचे 2 है ना उसको 2 बार अंडर रूट 2 में लिख दो, जैसे अंडर रूट 2 ये तो ऊपर का है, इस 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो इससे क्या होगा, ये कट जाएंगे और 1 बटा अंडर रूट 2 आ गए। ऐसे ही यहाँ की माइनस लेने पर, तो माइनस लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि 0 है, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस तो ले लिया, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर ये -0, तो बट्टा नीचे है 4। अब क्या करेंगे आप कि इस संख्या में 0 घटा में तो यही संख्या बचेगी, तो लिखो 2 अंडर रूट 2 बट्टा 4 और वही काटना और वही सेम प्रक्रिया, तो लिखो अंडर रूट 2 बट्टा, इसको 2 बार लिख दो अंडर रूट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि दोनों का गुणनफल तो यही है, तो फिर हमने ऐसे लिख दिया, ये कट जाएगी और 1 बट्टा अंडर रूट 2 आ जाएंगे। तो ये दोनों मूल आ गए, एक मूल है, दोनों समान है ना, वहाँ बात चल रही थी ना कि मूल दोनों समान है, ये देख लो दोनों ही समान है, एक ये मूल रहा एक ये रहा, दोनों बराबर है, तो ये तो पहले ही पता चल गया था आपको कि मूल समान है, तो ये हो गया आपके पहला। अब लो आप तीसरा जो समीकरण है उसको हल करते हैं। तो तीसरे में क्या है कि x प्लस 1 बटा x, भिन्न रूप में इसको सरल करना, पहले सरल रूप में, तो x प्लस 1 बटा x बराबर 3। तो इसको पहले थोड़ा कर लो सरल करेंगे तो क्या होगा कि आप लेसब ले लो, यहाँ x लेसब लेंगे तो, क्योंकि जब तक भिन्न रूप में समीकरण कोई भी हो, समीकरण चाहे रेखीय हो चाहे द्विघात हो, जब तक वो सरल रूप में नहीं आता तब तक उस पर कोई विधि कार्य ही नहीं करती। अभी इस पर तीनों विधियों में से कोई विधि काम ही नहीं करेगी, तो इसको पहले सरल रूप में लगाओ, जमाओ, तो लेसब लो, तो x लेसब आया, इधर लिख दो 3 पे लिख लें, तो ये आ गया x² प्लस 1, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करोगे तो x 3 से गुणा जाएगा और इसके नीचे बट्टा 1 है वो इनसे, और ये सरल रूप हो गया,
तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। अब 3x को पक्षांतर कर लो तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएंगे, तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब आगे कर सकते हैं आप, मान रखना है केवल उस सूत्र में। तो देखो अभी पहले तो ये आप पता करोगे कि इसमें विविक्तिकर कौन सा आ रहा है, यानी वास्तविक है काल्पनिक है क्या है वो। तो मूल काल्पनिक हैं या वो वास्तविक हैं, तो पहले ABC लिख दो यहाँ, A बराबर 1 यानी एक्स स्क्वायर गुणा 1 है, B बराबर -3 और C बराबर 1। ये तो लिख लिए तीनों को। अभी विविक्तिकर से चेक करो इनके मूल। तो विविक्तिकर B स्क्वायर -4AC, इसमें मान रखो तो मान दोगे B का तो 3 है, माइनस का 3 -4 इंटू A कितना है 1 है, इंटू C कितना है, C भी 1 ही है। तो अब हल करो तो ये तो 9 आ जाएंगे, वहाँ 4 है तो 9 में से 4 गए, क्या बचा 5। तो ये मान आया 5 किससे बड़ा है, 0 से है बड़ा। अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं, दोनों ही जो मूल हैं वो अलग अलग हैं और वास्तविक है। तो ये अब इसमें सूत्र लगाओ, वास्तविक होता है तो आगे सूत्र लगा के हल निकालना है, काल्पनिक आता है तब नहीं निकालना है। तो लेते हैं आगे। तो मान रखोगे तो देखो आप B स्क्वायर -4AC का मान निकाल चुके हैं, वहाँ सूत्र में आप इसका मान सीधा ही रख देना। तो -B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर -4AC अपॉन 2 है। अब इसमें मान देना, देखो B स्क्वायर -4AC में तो सीधा ही ये 5 रख दो, क्योंकि अभी तो आपने निकाला है मान, तो ये 5 यहाँ काम में ले लो भले, केवल B का और A का मान रखना है। तो B का मान है अपने पास -3 प्लस माइनस अंडर 5 बटा 2 इंटू 1, A का मान 1 है हमारे यहाँ। तो अब हल करो, हल करेंगे तो बराबर कितना है कि प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिखो ये माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर 5 बटा 2। तो एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, इसके 2 मूल आ जाएंगे और कुछ करना नहीं है। तो ये आप कर लो, ठीक है। अब ले आगे लेवें तो देखो कि सवाल कौन सा लेवें, एक ये ले लेते हैं 5वां, एक और कर लो। तो 5वां है, ये देखो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आने लग जाएंगे। 3 विधियाँ हैं, गुणखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि। तो अब लेते हैं 5वें में क्या है, सवाल है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो इसमें पहले तो वो विविक्तिकर चेक करो। तो लिखो विविक्तिकर कौन सा है, B स्क्वायर -4AC। B स्क्वायर, अब B यहाँ कितना है तो यहाँ लिख लो, A 1 है, B 4 है, C 5 है। तो इन तीनों मानों को यहाँ रखो। तो B लो 4, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू A 1 है, C 5 है। तो ये देखो 16 आ रहे हैं और अब दिक्कत होगी आपके। तो ये 16 आ गया माइनस इनका गुणा,
कितना होगा 20 होगा, और उत्तर देखो माइनस में 4 आ रहे हैं। तो जो 4 माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है तो आप लिखोगे 0 से छोटी, यानी -4 लेस देन 0। तो मूल कैसे हो गए, मूल काल्पनिक होंगे, लिख लो यहाँ मूल काल्पनिक होंगे, आगे नहीं करेंगे। अब क्यों करें, मूल तो काल्पनिक पहले डिक्लेयर हो गए हैं। तो कारण क्या हुआ कि जो ये बी स्क्वायर यानी विविक्तिकर का जो मान निकाला वो माइनस का है, जो 0 से छोटा है, अतः मूल काल्पनिक है, ये है। तो वो तीनों जो बिंदु थे ना उनको आप याद रखना पड़ा, ये है ना, ये तीनों बिंदु, इनको आप ध्यान में रखेंगे जी। तो ये सवाल हुए आपके दोनों विधियों के, पूर्ण वर्ग विधि और सिद्धराचार्य विधि आज हो गई। गुणनखंड विधि हमने पहले एक दिन कर ली थी 3.3। अब लेते हैं इसका अगला सवाल। तो थोड़ी लंबी है प्रश्नावली, इसमें प्रश्न ज़्यादा है, तो ये इसको लो। तो सवाल ले लेते हैं चौथा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। तो तीसरे सवाल में देखो व्यवहारिक सवाल है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि एक क्रमागत विषम पूर्णांक, थोड़ा देखो पहले कि जब विषम पूर्णांक होते हैं ना 1, 3, 5, 7, अब इनमें बीच में गैप कितना कितना है कि 2 का गैप है प्रत्येक संख्या के बीच में। विषम संख्याओं के बीच में गैप कितना होता है 2। जब हम एक संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या इससे 2 बड़ी होगी नहीं होगी, तो x + 2 लिखेंगे, एक संख्या x दूसरी x + 2 ऐसे मान लेंगे। तो लिखो माना कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x है तथा दूसरी 2 का गैप रहेगा इसे, तो x + 2 होगी दूसरी। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 290 है, तो दोनों का वर्ग करके बीच में प्लस लगा दो, बराबर 290 लिख देंगे। तो लिखो प्रश्नानुसार क्या कि दोनों के वर्गों का योग यानी दोनों संख्याओं का वर्ग और फिर उनका योग, ये वर्ग और ये योग कितना के 290 जितना। तो अब इसको सरल करें तो आगे अब बाद में तो आप ही कर लेंगे। x², ये कोष्टक खोल लें तो x² + 4x + 4 बराबर 290। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों जुड़कर 2x² हो जाएंगे और ये 4x है ही, और ये 290 इधर आ जाएंगे 4, तो माइनस के हो जाएंगे 290 बराबर 0। 290 में से 4 घटेंगे तो 200 कितने रहेंगे, 290 में से 4 286, तो 2x² + 4x प्लस माइनस के 286 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि इन तीनों पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो इसको हल्का कर दो, थोड़ा सरल हो जाएगा। x² + 2x माइनस 1 4 3, 2 का भाग देने पर सभी में 2 का भाग जा रहा है ना, इसलिए दे दिया। तो ये संख्याएं हल्की हो गई, सरल हो गई, तो अब कैलकुलेशन में ठीक रहेगा। अब गुणनखंड विधि से इसको आप सरल कर लेना, मैं टुकड़े और कर दूंगा आपके, देखो बीच वाले पद के आप कर रहे हैं, अनुभवी हो गए आप। तो +13x, एक तो
और एक 11x। अब आप कर लेना आगे। देखो 13 और 13 में से 11 जाएंगे, 2 बचेंगे। 13 11 का गुणा 143 होता है। तो ये तो आपका काम किया हुआ है द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से, तो वो मान निकाल लेंगे अब। तो ये आप ही करेंगे अब। चलो तो अब लो चौथा सवाल, थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा इन सवालों को। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसमें भी थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो माना बड़ी संख्या x है, दोनों संख्याएं मान लेते हैं। बड़ी संख्या बराबर x है तथा छोटी y है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का वर्गों का जो अंतर है वो 45 है। तो प्रश्न अनुसार दोनों के वर्गों का अंतर 45 है। तो दोनों का वर्ग करो और फिर बीच में अंतर लिखो यानी माइनस, और आगे लिखो 45। लिख लिया, नंबर 1 लगाओ। अब क्या करें, दूसरा क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी इसका वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर है। तो लिख लो छोटी संख्या का, सॉरी कहाँ पर है, ये रहा, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी तो ये है ना, तो लिखो y²। बड़ी संख्या ये है, उसका 4 गुना बराबर है, ऐसे ये कंडीशन है। तो ये समीकरण 2। समीकरण 2 का जो ये y² का मान है ना, वो यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण बन जाएगा, यहाँ लिखो y² का मान 2 से 1 में रखने पर, तो 1 में रखोगे ना तो y के स्क्वायर के स्थान पर ये 4x रखना है। तो x² माइनस 4x, और 45 जब इधर आ जाएंगे तो वो भी माइनस के हो जाएंगे। अब लियो x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपको आता है भैया आगे, तो कि x² माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। 9 पंजा 45 होता है, बाई पदों में गुणा बराबर हो गए ना, गुणनफल। और इनकी जोड़ बाकी करें तो माइनस 4x आ रहे हैं ना, 9 में से 5 घटेंगे तो माइनस के 4, गुणनफल 45 होना चाहिए, तो वो हो रहा है। और अब आगे काम आप ही करो, इतना ही बताऊंगा मैं। तो क्योंकि ये द्विघात समीकरण में ये कार्य कर चुके हैं 3.2 में, सॉरी 3.3 में गुणनखंड विधि से जब हम द्विघात समीकरण कर रहे थे ना, वही तो काम बचा है अब आगे का। तो ये करना है। अब एक और बचा है कि 16 को 2 भागों में बांटिए। 16 को 2 भागों में बांटिए, इस प्रकार बांटिए कि बड़े का वर्ग 2 गुणा छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा संकेतात्मक ही बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा इस सवाल को, क्योंकि जो पहला दूसरा प्रश्न है उन पर जोर रखो आप। तो लिखो हल कि माना बड़ा भाग 1 से बड़ा भाग 1 से, तो छोटा भाग कितना होगा कि 16 माइनस x, और कितना 16 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कुल 16 ही तो है। 16 के 2 भाग कर रहे हैं, तो एक भाग x है तो दूसरा 16 माइनस x होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का, यानी ये बड़ा भाग है इसका वर्ग, यहाँ लिखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो
इस बड़े भाग का वर्ग और वर्ग का 2 गुना, ये 2 गुना हो गया, बराबर है किसके, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो छोटा भाग का वर्ग यही होगा, और 164 ये ज़्यादा है इसलिए 164 इसमें जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे ऐसे। अब सरल करना ही रहा आगे का काम, तो लिखो 2x² बराबर a माइनस बी की जो सर्वसमीका होती है ना वैसे कर लो, तो 16 का वर्ग होता है 256 माइनस इन दोनों का गुणा और दुगुना 32 और x का वर्ग प्लस x² प्लस 164। ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि ये 3 लाइन अगर तैयार हो जाए तो बाद में तो कुछ ही नहीं, द्विघात समीकरण बन जाता है और फिर आगे कार्य शुरू हो जाता है। तो अब क्या है इसमें, ये संख्याएं जुड़ेगी, ये पक्षांतर होगा और बाद में एक द्विघात समीकरण बन जाएगा और गुणनखंड विधि से सरल हो जाएगा। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, तो आगे थोड़ा आप ही करेंगे, एक आध लाइन और मैं करूँ इसको। तो देखो ये x² इधर आएगा तो 2 में से घटेगा तो 1 x² बचेगा, और ये 32x इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 256 और 120 जुड़ेंगे तो 256 और 164 जुड़ेंगे तो आएगा 420, तो 420 फिर इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो बराबर उधर बचेगा 0। ये सल्टा दिया आपने, सारी की सारी संख्याएं क्रिया करके इधर आ गई, ये प्लस की हो गई, ये संख्या इसमें से घट गई, ये दोनों जुड़कर आए और माइनस के हुए इधर, तो इस प्रकार ये सवाल हुआ। तो अब आप इनके टुकड़े कर लेना, 42 और 10 होंगे ऐसे, x² प्लस 42x माइनस कितना 10 और 420 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण जो गुणनखंड विधि से करते हैं ना वैसे कर लेना, x के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे आप करना खुद ही। ओके।